अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो रमज़ान से आई थिंक पूरा रमज़ान जो है वो कोई लेक्चर नहीं आया, उसके बाद ईद हो गई, तो ठीक है। तो मैं लेक्चर अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से लेक्चर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो दोज एरर्स हैव बीन रिजॉल्व्ड। तो आज से जो है हम लोग फिर से जो है वो हमारा सेल बायोलॉजी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? हम लोगों ने सेल के कुछ जनरल फीचर्स पढ़ लिए हैं, हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी के बारे में देख लिया है, और अब हम लोगों ने उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल को देख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमने देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने उसका जो है वो मेम्ब्रेन देख लिया था, सेल वॉल देखा था, कैप्सूल देखा था, राइबोसोम्स देखे थे, न्यूक्लियोइड रीजन शायद मैंने नहीं बताया था उस लेक्चर में। जो ऐसा एक रीजन होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, सपोज इफ दिस इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, और इस सेल के अंदर जो हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इवन तो दिस डजंट लुक सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर से हमारा मतलब है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा ये रीजन है जहाँ पे इस बैक्टीरिया का ये सारा डीएनए प्रेजेंट है, हम लोग इस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इवन दो दिस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन हम लोग जो है ये कन्फाइंड रहता है इसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, तो हम लोग इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं इस स्पेस को, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स का तो सारा कुछ खत्म कर लिया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैं दो पॉइंट्स जो है वो बताना भूल गया था। आई एम सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पहला जो था दैट वाज क्रोमेटोफोर्स। ये जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हो सकते हैं ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होता है फॉर साइनो बैक्टीरिया को क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसके लिए उसके पास कुछ पिगमेंट्स होंगे जिसके ज़रिए से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली किसी के अंदर कोई और पिगमेंट होगा, तो अलग अलग पिगमेंट्स, ठीक है, अलग अलग कलर्स के जो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होंगे, इनको हम लोग क्रोमेटोफोर्स कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्रोमा है दैट मीन्स कलर, ठीक है। तो ये जो है इसकी वजह से इन बैक्टीरियल सेल्स को या फिर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो है कलर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज जो मैं भूल गया था दैट वाज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज कुछ भी नहीं है, सिंपली कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, कुछ ऐसे मेम्ब्रेन लेस एग्रीगेट्स है, ठीक है, जो क्या सर्व करते हैं एज रिजर्व मटेरियल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, सेल को कभी फॉस्फेट की जरूरत पड़ गई तो ये यहाँ से अपने लिए फॉस्फेट ले लेगा, ठीक है। साइनोफाइसिन के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। ग्लाइकोजन हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। साइनोफाइसिन अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आगे कहीं पे जरूरत लगा तो देख लेंगे। अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लो कि साइनोफाइसिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल्स होते हैं, ये किन के अंदर पाए जाते हैं? जैसे कि हमारा साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, पर्पल एल्गी हो गया, ठीक है। तो उनके अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, और एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये वाले जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, ये पानी में रहते हैं मोस्टली, ये वाले, ठीक है, जिनके अंदर गैस वैक्यूल पाया जाएगा। सो दिस गैस वैक्यूल विल हेल्प देम टू फ्लोट ओवर द वाटर, ठीक है। अगर ये वाटर की सरफेस है तो ये कैसा है, बेसिकली ये अगर एक सेल है, इसके अंदर एक गैस वैक्यूल है, इस गैस वैक्यूल के अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ, सिर्फ एयर भरी हुई है। तो एयर क्या है, ये वाटर से लाइट है, तो जब ये लाइट है इससे वाटर से, तो ये इस सेल को पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि इस सेल की जो ओवरऑल डेंसिटी है वो पानी से कम रहेगी, ठीक है। ये था बेसिकली हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है।
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेसिकली आपने शायद बचपन में कभी सुना होगा कि देयर आर 5 किंगडम्स, ठीक है। हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, इवन दो देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, ठीक है, लेकिन जो है वो 5 किंगडम के हिसाब से हम लोग जो है वो यूजुअली जो हमारे सिलेबस के अंदर होता है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके तहत हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। जिसमें से हमारा पहला जो आता है दैट इज किंगडम मोनेरा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का जितना हमें यहाँ पे पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर वो हम देख चुके हैं, बाकी का हम लोग आगे देखते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड है, दिस इज आवर फर्स्ट, द सेकंड वन जो आता है दैट इज प्रोटिस्टा, को हम लोग प्रोटिस्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है दैट इज फंजाई, ठीक है। द थर्ड वन इज फंजाई, थर्ड किंगडम, जिसके अंडर हम लोग जो है वो क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। द फोर्थ किंगडम दैट वी स्टडी इज किंगडम प्लांटे, जिसके अंदर हमारे सारे प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास जो लास्ट बचता है दैट इज द किंगडम एनिमीलिया। ये बेसिकली वो 5 किंगडम्स है जिनके तहत हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। हम लोग ये चीज पहले ही देख चुके हैं, जब हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड क्यों करते हैं। हम लोग इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हमें स्टडी करने में इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, जिनके अंदर जो है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं थी, जिनके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, ठीक है, तो उनको हम लोगों ने सबको किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो भी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो इसमें भी फिट नहीं हो रहे थे और यहाँ की इस मल्टी सेल्युलैरिटी के अंदर भी फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन थे वो यूकैरियोट्स ही। यूकैरियोट्स इन अ सेंस कि उनके पास क्या था, उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, इनके अंदर जो है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन थी, ठीक है, लेकिन ये सिंगल सेल थे, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने किस किंगडम में डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक है, ये जोड़ती है किसको, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स को। इवन तो ये यूकैरियोटिक है लेकिन ये सबसे ज्यादा सिंपल यूकैरियोट्स है, ठीक है। दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक between prokaryotic organisms and eukaryotic organisms, ठीक है। कहा ये जाता है क्योंकि ये सबसे सिंपल है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या फिर हमारे जो हम लोग एक मॉडल देते हैं या फिर हम लोग जो एक हाइपोथेसिस देते हैं उसके हिसाब से चीजें जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व करती है, ठीक है। पहले बहुत सिंपल है, प्रोकैरियोटिक, हम लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही जो है वो अर्थ पे इवॉल्व हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अलग अलग किस्म की सेल्स जो है वो डेवलप होती रही और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती रही। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो प्रोटिस्ट है, दीज आर द फर्स्ट इवॉल्व्ड
यूकैरियोटिक सेल्स। ये ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स है जो सबसे पहले इवॉल्व हुई थी, ठीक है। ये प्रोटिस्ट जो है बहुत, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर लाइफ की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है, इन अ सेंस कि ये जो है वो हर उस जगह पाए जाएंगे जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, एवरीवेयर वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो काफी ज्यादा जगहों पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास कौन आते हैं, फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो है, ठीक है। इनके अलावा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और हम लोग ये चीज पहले ही समझ चुके हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोग किनको कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यू मीन्स न्यू, ठीक है, ठीक है। तो और कैरियोटिक से हमें जो है वो कैरी ऑन से निकलता है ये वर्ड, दैट मीन्स न्यूक्लियस। सो बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रॉपरली एनवलप्ड न्यूक्लियस है, या फिर जिनके अंदर पहली बार न्यूक्लियस पाया गया, ठीक है। क्योंकि जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर किसी भी किस्म का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस हम लोग उस ऑर्गेनेल को कहते हैं जहां पे जो हमारा डीएनए है, दैट इज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड, जिसके बाहर एक दीवार है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर है, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। सो ये जो फंजाई है, दे आर डेफिनेटली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट्स नहीं पाए जाते, ठीक है। दैट मीन्स दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। ये अपना जो खाना है ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और ये ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। ये जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना बाहर से लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रेड मोल्ड, हमारे पास जो ब्रेड होता है, अगर उसको कुछ टाइम के लिए रखा जाए इन अ डैम्प एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो, तो उसके ऊपर जो है वो फंगल स्पोर्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं, ये बेसिकली इसी ब्रेड से अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और जो फंगस है, दैट इज यीस्ट, फॉर एग्जाम्पल। यीस्ट क्या करता है, सपोज दिस इज यीस्ट। यीस्ट जो है वो बाहर से शुगर लेता है, इस शुगर की एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से फर्मेंटेशन करता है और इससे इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल क्या है, ये बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट है इसका। एक्चुअल में जो ये करने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज शुगर से एनर्जी निकाल रहा था अपने लिए। ये एनर्जी बनाते बनाते इथेनॉल भी साथ में बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए हमारे बेसिकली फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या होते हैं, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, ये चीज याद रख लेना फिलहाल के लिए। हम लोग ये चीजें जो है वो इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। अभी के लिए इतना याद रखो कि दीज आर नॉन वैस्कुलर, इनके अंदर कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, दैट इज किंगडम प्लांटे। प्लांटे क्या है, दीज आर, पहली बात, कि ये तो है यूकैरियोट्स। दूसरा ये कि ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। दीज आर बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स।
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सन से एनर्जी लेकर, ठीक है, सन से लाइट एनर्जी लेकर उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और अपना खाना खुद बनाते हैं इस केमिकल एनर्जी की शक्ल में। ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं दोज आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये बना लेते हैं अपना खाना खुद और ये नहीं बना पाते। तो कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और किससे अपना खाना लेते हैं, बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से अपना खाना लेते हैं। कौन? प्राइमरी कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड चेन होती है, फूड वेब होती है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली फूड चेन में पहले हमारे पास एक प्लांट होता है। इस प्लांट को जो है वो कोई ग्रास ईटिंग एनिमल खाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। उस ग्रास ईटिंग एनिमल को कोई और खा लेता है तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर ऐसे ही टर्शरी कंज्यूमर, अंटिल देयर इज ए जो एक लास्ट का कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो सबसे एंड पे खाता है। और एंड पे ये सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है, वापस से इसी अर्थ के अंदर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो सन से मिली वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो इफ एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड तो हम लोग थक क्यों जाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर ही क्यों नहीं रहती, या फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर उसी फॉर्म से हम लोग उसको वापस क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिकली कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है और रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक चीज जो है, हम लोग कहते हैं कि एटीपी क्या है, ये एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है। एटीपी बनता कैसे है, इट्स बेसिकली दो चीजें होती है, एक है एडीपी और होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में नहीं मिलना चाहते, ठीक है, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी को लाते हैं, सन से एनर्जी लाई या कहीं से भी अब लाई एनर्जी, और इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, इन दोनों को बांध दिया आपस में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बांध दिया एटीपी की शक्ल में। लेकिन ये एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। और मैंने ये बात बहुत पहले कही थी जब हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट की थी, तब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आए। और स्टेबिलिटी हम बायो एनर्जेटिक्स की जो है वो लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जिसकी एनर्जी लेवल जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन हमने जब इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी तो ये अब स्टेबल नहीं रहा, तो जैसे ही ये टूटेगा वो एनर्जी बाहर आ जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी हम लोग किसी काम को करने में इस्तेमाल करेंगे। तो एनर्जी को हमने वर्क के अंदर इस्तेमाल किया, ठीक है, या वो एनर्जी हीट की शक्ल में बाहर आ गई। हम लोग को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ना, तो जैसे कभी ठंड हो गई तो अंदर से जो है वो हीट को बनना पड़ता है, या फिर हम लोग हीट को बनाते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे एनर्जी खर्च कर रहे हैं, वो एनर्जी जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो निकल रही है हीट की शक्ल में। और वो हीट कहाँ जा रही है, वो यूनिवर्स के ही अंदर जा रही है ना। जैसे कि आप लोगों ने मेरे ख्याल से थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपने पढ़ा होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स की ओवरऑल जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। ये एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी कंजर्व होगी, नहीं। ऑर्गेनिज्म्स या फिर जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं, दीज आर ओपन सिस्टम्स। ये अपने सराउंडिंग्स के साथ मैटर भी एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली कि जो एनर्जी प्लांट ने ली और उससे फूड बनाया वो प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, और ऐसे ही चलता गया और एंड पे वापस इसी अर्थ के अंदर सारा आ गया, या इसी पूरे यूनिवर्स के अंदर ही वो एनर्जी रही। वो कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, या तो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई, या
वही एनर्जी जो बची हुई थी वो इस यूनिवर्स को किसी ना किसी शक्ल में वापस मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें होती है प्लांटी किंगडम के अंदर, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी बेस पे हम लोग ये कहें कि दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस प्लांटी किंगडम। जैसे कि हमारे पास जो है वो सेल वॉल होता है। नाउ यू वुड से कि सेल वॉल तो प्रोकैरियोटिक्स के पास भी होता है, लेकिन इनके पास जो सेल वॉल होता है ये इस सेल वॉल से डिफरेंट होता है। ये वाला जो सेल वॉल है दिस इज सेल्यूलोसिक सेल वॉल, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो था दैट वाज पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ सेल वॉल, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल, आई होप आप भूल नहीं गए होंगे, दैट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स या फिर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नैग एंड नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेल्यूलोसिक सेल वॉल, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, ग्लूकोज के सब यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू बी प्रिसाइज, ठीक है। सेल वॉल होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे प्लास्टिड्स होंगे, इसी तरीके से वैक्यूल होगा, ठीक है। टू प्रिसाइज अगर हम कहें कि सैप वैक्यूल, यहाँ पे गैस वैक्यूल हमने देखा था ना अभी कहीं पे, फंजाई के अंदर हमने क्या देखा, नहीं प्रोटिस्ट के अंदर हमने क्या देखा था, गैस वैक्यूल देखा था। और हाँ, प्रोटिस्ट के अंदर हम लोगों ने गैस वैक्यूल देखा था। और हम लोगों को यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, प्लांटे के अंदर हमारे पास सैप वैक्यूल होता है। दिस इज बेसिकली ए वैक्यूल जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा, और वहां पे जो हमने देखा ना उसके अंदर गैस भरी हुई थी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो हमारे जो नेक्स्ट किंगडम है दैट इज किंगडम एनिमिलिया। अगेन दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। पहली चीज ये कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनेरा है, बाकी चारों किंगडम्स यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट चीज जो है दैट इज दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर कंज्यूमर्स। अच्छा, इनके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, सैप वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू कि हम लोग जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ऐसा किंगडम है जो हमारा प्रोकैरियोटिक है, दैट इज हमारा जो ये मोनेरा वाला जो हमारा किंगडम है ये हमारा प्रोकैरियोटिक के अंदर आ जाता है। दिस इज द ओनली प्रोकैरियोटिक, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे 4 किंगडम्स है दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ये जो है वो सारे हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जो है ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा किंगडम प्लांटे जो है हम लोग प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा जो एनिमिलिया है वो हम लोग एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो सेल बायोलॉजी वाला जो हमारा है, सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर है, उसमें हम लोगों को क्या पढ़ता है, उसमें बेसिकली हम लोगों को हर तरह के जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर पाए जाने वाले जनरल फीचर्स या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको स्टडी करना है। तो मोनेरा वाला जो हमारा पार्ट है प्रोकैरियोटिक, वो हम लोग किसी ना किसी हद तक कर चुके हैं, ठीक है। जितना हमारा इस चैप्टर का जितना हमारा स्कोप जाता है वी हैव गॉन टू दैट। अब नेक्स्ट हमारा आता है यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। चारों किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, लेकिन चारों में जो सिमिलैरिटी है दैट इज इनके अंदर पाई जाने वाली सेल हमारी जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अच्छा,
यूकैरियोटिक सेल हम लोग बेसिकली किस सेल को कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल को हम लोग इन सिंपल वर्ड्स, मैं कोई यहाँ पे ये डेफिनेशन, बुक वाली डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन से कि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स है जो एडवांस्ड सेल्स है, ठीक है। इनके अंदर हर चीज में जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स। लेकिन एज यू गो हायर टू हायर क्लासेस, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाती है कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनके अंदर जो डीएनए होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस या फिर हमारे टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है हल्का सा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है। इनके पास डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, ठीक है। इन जीन से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक जीन है जीन एक्स, इस जीन एक्स से हमारा एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए फॉर प्रोटीन एक्स, ठीक है। ये हमारा एमआरएनए बन गया, इससे डीएनए से, और इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, दैट इज प्रोटीन एक्स। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, उनके अंदर जो डीएनए होता है, एक जीन एक एमआरएनए को और एक प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। सिंपल। अभी मैं स्प्लाइसिंग या फिर वो जो बहुत ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टफ, उसकी की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। फॉर नाउ वी कॉल दिस काइंड ऑफ डीएनए, वी से कि ये जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाता है। एक मच्योर एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा। मोनो मतलब एक, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, जिनको हम लोग सिंपल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के अंदर कुछ जीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मे बी यू विल स्टडी दैट, आई थिंक होगा वो कहीं ना कहीं पे, जिसको हम लोग कहते हैं लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। आई थिंक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर होगा ये। आई एम नॉट दैट मच वेल अवेयर ऑफ द सिलेबस एज येट, ठीक है, एज सच। तो मैं धीरे धीरे एज वी आर गोइंग अलॉन्ग, मैं भी वैसे ही जो है वो देखता जा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो वी आर लर्निंग, ठीक है, साथ में, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर एक प्रमोटर होगा, और ये एक प्रमोटर बेसिकली एक ऐसी सीक्वेंस है डीएनए की जहां पे आके आपके जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है, वगैरह, आरएनए पॉलीमरेज, वो सारे एंजाइम्स बाइंड होते हैं, ठीक है। डोंट गो इनटू द नेम्स अभी के लिए, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे एक प्रमोटर है। इस प्रमोटर का काम क्या है? ये जो यहाँ पे जीन है एक्स, जो प्रोटीन एक्स को कोड करता है, ठीक है, तो उस जीन एक्स को कंट्रोल करने का काम इस प्रमोटर का है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जेड है। फॉर एग्जाम्पल ये तीन जीन्स जो है वो एक के बाद एक आ रहे हैं, एंड दे हैव जस्ट वन प्रमोटर, एंड दे विल मेक वन एमआरएनए, और इस एक एमआरएनए से मल्टीपल अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे एक्स, वाई, जेड, and we call this kind of mRNA as polycistronic mRNA, ठीक है। यूकैरियोटिक्स के अंदर अगर हम देखें इस कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल है। एक प्रमोटर होगा, यहां पे एक प्रमोटर होगा और एक जीन है एक्स।
ये एक प्रमोटर एक ही जीन को कंट्रोल कर रहा है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्रमोटर बहुत सारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, तो ये चीज़ जब हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर जाते हैं ना, तो हम लोगों को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर सब्जेक्टिव लगती है कि हम किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं चीज़ों को, तो उसी हिसाब से ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है या फिर ये सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, खैर वो हम लोग आगे देख लेंगे, जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हो सकती है जहाँ पे एक इंसान का पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि हाँ, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये थोड़े से एडवांस है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, अगर कोई इंसान ये सोचे, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जब आपको लेक्चर देता हूँ ना, तो मेरा मकसद ये होता है कि यू शुड थिंक, ठीक है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना है। सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, दैट डजंट मैटर, नोबडी इज गोइंग टू फॉर्म देयर ओपिनियंस बेस्ड ऑन योर्स। आप अभी उस लेवल पे ही नहीं हो कि आप जब कोई बात कहोगे तो उसको कोई सीरियसली लेगा, बट एट दिस टाइम अगर अपने ब्रेन की थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, जस्ट थिंक थिंक कि ओके, अगर हम लोग ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, तो दिस लुक्स अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन यूकैरियोट्स। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि यूकैरियोटिक्स जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दे आर एबल टू सस्टेन लाइफ इन वन सेल, और वो भी बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल नहीं है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, कुछ हो सकता है कुछ प्लाज्मिड्स हो, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, सिंपल से कुछ राइबोसोम्स है एंड साइटोप्लाज्म वगैरह, दीज थिंग्स आर एनफ फॉर दिस सेल टू सस्टेन लाइफ। जबकि दूसरी तरफ से एक यूकैरियोटिक सेल है जिसको न्यूक्लियस भी चाहिए, जिसको ईआर भी चाहिए, ठीक है, जिसको क्या है हमारा गोल्जी भी चाहिए, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, हर तरह की चीजें चाहिए, तब जाके कहीं ये सेल जो है वो लाइफ को सस्टेन कर पाती है। नाउ यू टेल मी कि इन दोनों में से एडवांस कौन सी है। हम लोग जब फॉर एग्जांपल गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, आज से 20-30 साल पहले जो गाड़ियां थी, कार्स, ठीक है, उनके अंदर हजारों थाउजेंड्स ऑफ केबल्स होती थी। इन फॉर एग्जांपल 90s, लेट्स सपोज 90s के अंदर जो गाड़ियां थी उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ केबल्स थी, हर तरफ से तारें बिछी हुई थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट में बेस्ड काम था, ठीक है। बट अभी हम लोग ये कहते हैं कि इन 2020s हमारी जो कार्स है उनके अंदर से इंजन तक निकाल दिया जा रहा है, इंजन भी रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, बैटरी पे चल रही होती है, बेसिकली कुछ उतना खास कोई इंजन होता नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है वो। तो एडवांस कौन सी है, वो जिसको सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है, ठीक है, या फिर वो जिसको सस्टेन करने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत है। तो ऐसी चीजें कि कौन सी चीज कॉम्प्लेक्स है, कौन सी सिंपल है, कौन सी एडवांस्ड है, कौन सी जो है वो बैकवर्ड है, ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव है कि आप लोग चीजों को कैसे देख रहे हो। एंड हमें एक पर्सपेक्टिव बनाने से डरना नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमें सबसे पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए दैट इज देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। इसी तरीके से देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, एक्सटेंसिव
कंपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन? ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा घर है, हर काम अपने अपने रूम में हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके सारे क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, ठीक है। इस सेल को लाइफ सस्टेन करने के लिए जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसी न्यूक्लियस के अंदर है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है इस सेल के लिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड, ठीक है। बेसिकली डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इस सेल को सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिएक्शंस होंगी तो उनसे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बाकी सेल के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस होंगे जिनके जरिए से एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जांपल साइटोसोल के अंदर, किसी सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, आई मीन ग्लाइकोलिसिस तो होता ही रहता है, ठीक है। दिस विल आल्सो गिव एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी वो कम है, यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी दैट्स वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 2 ATP मिलेंगे, यहाँ पे आपको 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट्स नॉट माय टॉपिक राइट नाउ। अभी के लिए इतना समझ लो कि कंपार्टमेंटलाइजेशन की मदद से हम लोग चीजों को अलग अलग कर पाते हैं। एज इन कि एक जगह पे अगर कोई चीज हो रही है तो दूसरी जगह पे उसका उल्टा भी हो सकता है। एक जगह पे अगर ATP फॉर्म हो रहा है तो दूसरी जगह पे वही ATP तोड़ा जा रहा है, एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली इफेक्टिंग दैट। इनडायरेक्ट तो होगा, रेगुलेशन जो है वो तो सेल के अंदर होती रहती है, लेकिन हर चीज अपनी अपनी जगह पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ER है, ठीक है, ये बेसिकली जैसे अगर सेल का ER है तो इसके अंदर कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, कुछ स्मूथ होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, लिपिड की सिंथेसिस होगी, ठीक है। वो कहाँ पे होगी? यहाँ पे इस कन्फाइनेड स्पेस के अंदर हमारे प्रोटीन्स बनेंगे। बाकी जगहों पे जो है वो प्रोटीन्स एज सच नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमारे स्क्रीटरी प्रोटीन्स या फिर जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स है वो बनेंगे, जो सेल के अंदर जो हमें रखने हैं वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। उसके बाद हमारे पास जो है वो गोल्जी है, जिसको मॉडिफिकेशन करनी है उन प्रोटीन्स की, ठीक है, तो वो गोल्जी में होगा। हमारे पास लाइसोसोम्स है जिनके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है, हाईली एसिडिक। अगर ये एसिड इस पूरी सेल में फैल जाए तो सेल की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो यहाँ पे बंद है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन है। हर चीज अपनी अपनी मखसूस जगह पे, अपनी अपनी स्पेशल प्लेस के अंदर काम कर रही है। एक चीज दूसरी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रही, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारा कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली मीन्स कि हमारे पास क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। जैसे हमारे एक इंसान के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर एक ह्यूमन है, इस ह्यूमन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए इसको डिफरेंट ऑर्गन्स चाहिए, ठीक है। इसका कोई एक ऑर्गन भी डिफेक्टिव हो गया तो कोई ना कोई जो इसकी चीज है वो खराब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी स्किन के अंदर जो है इसके सेंसर्स होते हैं, ठीक है। इसका आई जो है ये एक सेंसरी ऑर्गन है, इसकी जो नोज है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, इसकी जो टंग है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। इसका जो हार्ट है उसका काम क्या है? तो वो वाला ही बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका जो हार्ट है इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना है, ठीक है, ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। इस तरीके से इसका जो लिवर है, लिवर के तो क्या ही कह रहे, कितने ही काम है इसके, तो ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। इसकी जो किडनी है ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। इसकी जो लंग्स है ये भी ऑर्गन्स है।
इनमें से किसी एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो इसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्होंने अगर काम करना बंद कर दिया तो इसकी जो जिंदगी है वही खत्म हो जाएगी। इसका जो ब्रेन है वो भी एक ऑर्गन है, ठीक है। सॉरी फॉर द डायग्राम, बहुत गंदी लग रही है लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। इसका हार्ट फॉर एग्जांपल अगर बैठ गया तो इंसान मर जाएगा। इसके लंग्स बैठ गए दोनों, ठीक है, तो मर गया। इसकी किडनीज बैठ गई दोनों, ठीक है, डायलिसिस पे नहीं लिया हमने इसको तो मर गया। लिवर खत्म हो गया तो बंदा मर गया। ब्रेन डेड हो गया तो बंदा डेड हो गया, ठीक है। ये चीज हम लोग लिविंग वर्ल्ड में देख चुके हैं, ब्रेन डेड और क्लिनिकली डेड ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या फर्क होता है, या फिर डेड ह्यूमन के बीच में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो कई सारे, अगर इसकी आंख चली गई तो मरेगा तो नहीं लेकिन इसकी जिंदगी मुश्किल हो गई। इसकी सेंस ऑफ टेस्ट या फिर सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो गई, मरेगा नहीं लेकिन इसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसको जो है वो पेन रिसेप्टर्स या फिर सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं है, मरेगा नहीं बट जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो डिफरेंट ऑर्गेनल्स की या डिफरेंट ऑर्गन्स की एक इंसान के अंदर डिफरेंट अहमियत है। जब ये सब आपस में मिलके प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तब जाके ये इंसान जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल होता है, ये अपने सारे काम ठीक से कर पाता है। सिमिलरली एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपना अपना काम अगर प्रॉपरली करेंगे तो सेल अच्छे से चलेगी। कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं अगर उनमें खराबी आ गई तो सेल खत्म। कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं अगर उनमें खराबी आई सेल कुछ देर के लिए हो सकता है बर्दाश्त कर भी ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे, कुछ ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। इस मेम्ब्रेन को, जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, वी कॉल दैट एज न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो बेसिकली दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, टू मेम्ब्रेन्स। एक होता है हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा जो है हमारे पास होता है दैट इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मिलकर हमारा न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं, जो कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सराउंड करके उसको सेफ रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, एडवांस किस्म का साइटोस्केलेटन एंड लोकोमोटरी प्रोटीन्स या फिर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स लिख लो। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा क्या करता है, वो सीडोपोडिया के जरिए से मूवमेंट दिखाता है अपनी, ठीक है, फ्लैजुलर मूवमेंट, नहीं फ्लैजुलर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अमीबॉइडल मूवमेंट जो होती है उसकी, ठीक है। ऐसे ये अमीबा है, अपनी जो है वो इनको एक्सटेंशंस को लंबा कर दिया और आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्यों होता है, बेसिकली ये साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। जैसे हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर स्केलेटन होता है, हड्डियां होती है, दैट हेल्प अस टू इन द मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट बेसिकली कौन करवाता है, मसल्स करवाती है, लेकिन हमारा जो ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है, ये खड़ा है, क्यों, स्केलेटन की वजह से। सिमिलरली जो एडवांस साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो है वो किन के अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हमने देखा था कि लोकोमोशन के लिए क्या यूज होता है, फ्लैजुला होता है यूज, ठीक है। अच्छा, साइटोस्केलेटन भी बेसिकली एब्सेंट नहीं होता, किसी हद तक होता है लेकिन इतना एडवांस नहीं होता जितना यूकैरियोटिक्स के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट जो लिख लो वो ये कि यूकैरियोटिक्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज बेसिकली अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ऐसे लिख लो कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अरेंज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमंस के अंदर जो है वो लंबा सा डीएनए होता है, एक सेल के अंदर आई थिंक कुछ मीटर्स तक का डीएनए होता है, कम ही, मतलब मीटर्स के साथ तो कम ही, तो लेकिन होता है, मीटर्स में ही होता है, ठीक है। तो इतना बड़ा डीएनए एक सेल के मुकाबले में जो हमें आंख से नजर ही नहीं आ रही, उसके अंदर कैसे फिट हो रहा है? तो उसके लिए बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबल होती है चीज़, उसको हम कहते हैं वो कंडेंसेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ डीएनए पैकेजिंग। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। न्यूक्लियोसोम आता है हमारा, सोलिनॉइड आता है, लूप्स आते हैं, ठीक है, स्कैफोल्ड्स आते हैं, और उसके बाद हमारा क्रोमोसोम आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। हिस्टोन्स, आई थिंक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको होगा वो, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बेसिकली इसके अंदर आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ना है, उस वाले टॉपिक के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली यूकैरियोटिक्स के अंदर ही पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्योंकि जीनोम छोटा होता है तो उसको उतना ज़्यादा कंडेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर क्या होता है कि जीनोम बहुत बड़ा होता है, तो इसको एक छोटी सी कन्फाइनेड स्पेस के अंदर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको कंडेंस करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट यूकैरियोटिक सेल। नाउ इसके बाद जो हम लोग जाएंगे दैट इज प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तो इसके बाद जो हमें अब पढ़ना है दैट इज एनिमल सेल कैसी होती है और प्लांट सेल कैसी होती है, ठीक है। डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं पहले, बट अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर भी इनकी डिफरेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एनिमल सेल बना रहा हूँ। एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिए हुए उसी से काइंड ऑफ इंस्पायर्ड डायग्राम कह सकते हैं, ठीक है। वो जो है वो थोड़ा सा 3D सा स्ट्रक्चर बना के दिया है वहाँ पे, तो वैसा तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकता, तो उसी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर मान लो। सो दिस इज बेसिकली जो ये बाहर से ये पूरा बना, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहाँ पे लिखना है ये, इधर लिख लेते हैं। दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो हमारा यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने वाला है। ये जो यहाँ पे हमने बनाया दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जीनोम है दैट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। और एक क्रोमोसोम्स को इस तरीके से अरेंज्ड है कि इनके अंदर क्या है, एक जगह पे ऐसा एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, सब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक बन रहा है, ठीक है, ऐसा डेंसली पैक्ड, जहाँ पे बहुत सारा क्रोमोसोम जो है वो आके एक जगह पे जमा हो गया। दीज आर ऑल क्रोमोसोम्स, एक जगह पे ऐसे डेंसली पैक्ड सा स्ट्रक्चर बन गया, एंड वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज न्यूक्लियोलस। What do we call it? Nucleolus. Nucleolus, ठीक है। ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारा जो है दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो है हमारा ऐसे, दिस इज बेसिकली हमारा ईआर। हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है दिस इज कंटिन्यूअस विद द ईआर। छोटा ही बना लेते हैं क्योंकि अभी और भी बनाना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवर ईआर। अभी के लिए ईआर पे नहीं जाते, पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेसिकली ये जो है, ये जिसने हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को बनाया है, दैट इज सेपरेटिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अवर न्यूक्लियर एनवलप। लेकिन न्यूक्लियर एनवलप बेसिकली दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है। वन इज द इनर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन, और दूसरा है हमारा, इसको ऐसे ही कंटिन्यूअस बना देते हैं, जो ये है, ठीक है, दिस वन हियर, यहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा हो, हाँ दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलके हमारा न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं, ठीक है। इसी न्यूक्लियर एनवलप से आगे चल के जो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब इससे जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। वन इज दैट जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं, एंड वन इज दैट जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स नहीं जुड़े हुए होते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं, ये ऐसे जोड़ दो, सॉरी फॉर द मेस। ये तो यहाँ पे जो ये राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं जिसके साथ, वी विल कॉल दिस काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम। चल रहा है, ओके। अच्छा, अब वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, वी कॉल दैट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बेसिकली ER से लिखते हैं, दिस इज व्हाट वी राइट एज RER, एंड दिस इज व्हाट वी राइट एज SER, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके ही हमारा जो टोटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाता है, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर और क्या होता है, सेल के अंदर एक और चीज होती है, दैट वी कॉल एज माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सो दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के फंक्शंस हम लोगों को एक एक करके पढ़ने हैं, ठीक है। हर चीज के जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उसमें से हर चीज को इन डिटेल स्टडी करना है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स मिलकर हमारा पूरा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, दैट इज ये जो हमारा पूरा खाली रीजन है, खाली नहीं है, बेसिकली फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है, मोस्टली वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, केमिकल रिएक्शंस जहां पे होती है सारी, इट्स द बेसिकली द अरीना फॉर द केमिकल रिएक्शंस दैट विल टेक प्लेस इनसाइड द सेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अच्छा, राइबोसोम्स हमने यहाँ पे अटैच दिखा दिए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, लेकिन कुछ राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं, फ्री राइबोसोम्स एज वेल इन द सेल। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल, ठीक है, छोटा सा सवाल, क्वेश्चन ये है, आर देयर फ्री ribosomes present in a prokaryotic cell or attached ribosomes or both or none। राइबोसोम्स के अंदर, आई मीन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं,
ठीक है, 4 ऑप्शन है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ही। पहला ऑप्शन फ्री राइबोसोम्स, सेकंड अटैच्ड, थर्ड ऑप्शन इज बोथ, फोर्थ ऑप्शन इज नन। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर किस तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? फ्री राइबोसोम्स, अटैच्ड राइबोसोम्स, दोनों, या फिर कोई भी नहीं? सोच के बता देना। ठीक है, मैंने ये नहीं बताया है, ये बस एक थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने के लिए है। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है। आई होप यू ऑल कैन डू दिस। अच्छा, कहाँ पहुंचे हम लोग? राइबोसोम्स पे। नेक्स्ट जो चीज हम लोग एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं, दैट इज गोल्जी बॉडी। ठीक है, स्टैक्स की शक्ल में थैलियों के ऊपर थैलियां रखी हुई, वी कॉल देम एज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है, यहाँ गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, गोल्जी बॉडीज, यहाँ गोल्जी एपैरेटस। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर, ये बेसिकली हमारा एनिमल सेल चल रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट प्लांट सेल, फिर ये सिंपल यूकैरियोटिक सेल भी नहीं है, ये हमारा एनिमल सेल है इन पर्टिकुलर। एनिमल सेल के अंदर एक और चीज होती है दैट वी कॉल एज सेंट्रियोल। तो ये क्या है हमारे? these are our centrioles, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स कहते हैं इनको। अच्छा, इसके अलावा हमारे परऑक्सीजोम्स हो सकते हैं। ठीक है, परऑक्सीजोम्स। इसके अलावा हमारा लाइसोसोम्स हो सकते हैं, that will contain an enzyme called a lysozyme, जिसका पीएच क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, पीएच लेस होगा। कोई भी माइक्रोब अगर इसने एनगल्फ कर दिया तो वो क्या होगा? एक एंडोसोम बनाएगा। एंडोसोम बेसिकली एक ऐसा थैला जो सेल ने अंदर ले लिया, उस एंडोसोम को लाइसोसोम के साथ मिक्स कर दिया या फिर उसको मिला दिया तो एंडोलाइसोसोम बना दिया। तो उसके बाद क्या होगा? उसकी डिग्रेडेशन होगी, उस जो भी उसने एनगल्फ किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एसिडिक पीएच है तो एसिड उसको डिग्रेड कर देगा। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट चीज है दैट इज माइक्रोविलाई, that will increase the surface area of the cell for absorbing stuff। ठीक है, कितने हैं हमारे पास? बेसिकली 14 चीजें आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल एनिमल सेल। क्या होता है हमारे पास? एक न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, जिसके अंदर एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जहां पे क्रोमोसोम्स ने एक डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर बना रखा है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, कोई चीज नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा? हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मिलकर हमारा पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर हमारे अटैच्ड राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, अटैच्ड राइबोसोम्स है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया है, द पावर हाउस ऑफ द सेल, द साइटोप्लाज्म अरीना फॉर ऑल द रिएक्शंस। राइबोसोम्स है, द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द आउटसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, इस तरीके से हमारा माइक्रोविलाई है जो कि सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज की एब्जॉर्प्शन उसको इंक्रीज करेगा। गोल्जी बॉडी है, ठीक है, इसका काम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ER। ठीक है, स्मॉल ER का फंक्शन क्या है? फैटी एसिड प्रोडक्शन। सेंट्रियोल्स का क्या है? यहाँ से बेसिकली हमारे वी कॉल देम एज, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? जो वो थ्रेड्स होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो हमारे वी कॉल देम एज, क्या बोलते हैं हम उनको? देखिए, बता दूंगा कल। ठीक है, तो ये क्या, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जब हमारे होते हैं एनाफेज के अंदर, ठीक है, एनाफेज में क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम होता है। काइनेटोकोर्स के ऊपर जाके वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, उनको दो तरफ से खींच देते हैं।
निकल गया पूरी तरीके से दिमाग में, ठीक है। पेरोक्सिसोम इसका बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर काम होता है, ठीक है, देख लेंगे हम लोगों भी। लाइसोसोम का काम क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी पैथोजेंस है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो बाहर से अंदर आ गई, उसको अगर डिग्रेड करना है तो डिग्रेड करने का काम हमारा लाइसोसोम करेगा। सो दिस इज द बेसिकली द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पर एनिमल सेल, ठीक है, दैट इज प्लांट सेल, ठीक है। और प्लांट सेल के बारे में हमने जो चीज कही दैट इज कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक सेल्यूलोसिक सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। ये दो चीजें अभी के लिए याद रख लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये मैं बना रखा है, दिस इज बेसिकली प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलीगोनल शेप की होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स यूजुअली जो है वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके के हम लोग जब रिप्रेजेंट भी करते हैं, वही शो एनिमल सेल्स लाइक दिस, ठीक है। गोल सी सेल दिखाते हैं। हाँ, नो डाउट देयर आर सेल्स जो ऐसी नहीं दिखती है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर नर्व सेल्स, ठीक है, या फिर हम लोग हेपेटोसाइट्स कह सकते हैं, तो वो ऐसी तो नहीं दिखती गोल गोल। लेकिन जनरली जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वो ऐसी जो है वो पॉलीगोनल शेप की नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने अभी कहा था वो सेंट्रियोल्स के मामले में, तो वहां पे जो है सेंट्रियोल्स में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे धागे होते हैं कि जो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए यानी कि क्रोमोसोम जो होता है तो उसको अलग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से बनते हैं, सेंट्रियोल से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये बना रखा है, दिस इज बेसिकली दीज आर मल्टीपल प्लांट सेल्स। ये यहाँ से एक प्लांट सेल है, ये यहाँ से दूसरी, ये यहाँ से तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी प्लांट सेल है, ठीक है। और ये बीच में हमारी एक प्लांट सेल है जिसको हम इस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये है बाहर वाली जो ये लेयरिंग है, वी कॉल दिस लेयर एज सेल वॉल। किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज का बना हुआ है हमारा सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस सेल वॉल के बिल्कुल अंदर क्या होगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, ठीक है। राइबोसोम्स भी यूनिवर्सल है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि 70s होते हैं, इनके अंदर 80s होते हैं, तो फिर मेनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये हर जगह पे सेम ही होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका एक ही मॉडल स्टडी करेंगे। मॉडल्स तो बहुत है, लेकिन जो अभी का जो प्रेजेंटली मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है हम लोग वो स्टडी करेंगे और बाकियों का थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो ये जो सारी जो प्लांट सेल्स है, बहुत सारी जो ये प्लांट सेल्स है ये आपस में कनेक्टेड है और इनके बीच में जो है एक सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ होता है इनके सेल वॉल्स के बीच में यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे इनके सेल वॉल्स के बीच में भरा हुआ है एक सीमेंटिंग लेयर जैसा। हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं जब हम लोग अभी सेल वॉल पढ़ेंगे एक दो लेक्चर्स में। तो इस जो ये सीमेंटिंग सा लेयर होता है जो इन सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, वी कॉल दिस एज मिडल लेमेला। ये है हमारा मिडल लेमेला, हमारा नहीं किनका, प्लांट सेल्स का मिडल लेमेला। अच्छा, एक और जो खास बात होती है प्लांट सेल्स के अंदर, दैट इज कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में नहीं होता। जैसे हमने एनिमल सेल्स के बारे में क्या देखा, वहां पे जो हमने डायग्राम बनाई, जो हमने उसको रिप्रेजेंट किया, सो वी शोड द न्यूक्लियस इन द मिडल। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, वो थोड़ा सा साइड में होता है, ठीक है। ये है हमारा
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसके साथ जुड़े हुए हमारे ER, ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होंगे, हमारे क्रोमोसोम्स होंगे, और ये क्रोमोसोम्स मिलकर भी एक डेंसली पैक्ड एरिया सा बनाएंगे, और इस डेंसली पैक्ड एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से न्यूक्लियोलस। ठीक है, सो ये यहां पे हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए ने एक डेंसली पैक्ड रीजन सा बना रखा है, नो मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसी तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद वाली क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे दिखा देते हैं, दिस वन कहाँ गई, ये, तो ये हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो क्या देखा हमने यहाँ पे, पहले हमारे पास एक सेल वॉल है, दो सेल वॉल्स को आपस में जोड़ने का काम मिडल लेमेला कर रही है, हमारा सीमेंटिंग मटेरियल है, उसके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, जो सब सेल्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसमें एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और ये दोनों मिलकर हमारे क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, और यहां पे भी जैसे हमने एनिमल सेल्स के अंदर देखा था कि देयर आर सम पार्ट ऑफ ER, दैट इज, इस पे राइबोसोम्स लगे हुए होंगे, एंड वी विल कॉल दिस पार्ट एज, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर RER, रफ ER, जिसका काम क्या है, प्रोटीन्स को सिंथेसिस करना। ऐसा ER जिसपे कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ, जो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें स्मूथ दिख रहा है, वी कॉल दैट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या SER। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और जो चीज हमने बोली थी, दैट वाज कि इसके अंदर क्या होता है, सैप वैक्यूल होता है, एक बड़ा सा सैप वैक्यूल होता है इसके अंदर। ठीक है, वी कॉल दिस एज, ये हमारा है वैक्यूल। सब चीजें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए बस स्ट्रक्चर का ध्यान रख लो कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है एक प्लांट सेल के। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है एक प्लांट सेल के अंदर, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, जो भी प्लांट ने फूड बनाया उसकी रेस्पिरेशन करके उसमें से एनर्जी निकालने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनेल होता है दीज प्लांट सेल्स के अंदर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। इनका भी हम लोग स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर दीज आर प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, पर ऑक्सीजोम देखते हैं, पर ऑक्सीजोम। ये हमने एनिमल सेल्स के अंदर भी देखा था कि वहां पे भी पेरोक्सिसोम था, यहाँ पे भी पेरोक्सिसोम होता है। अच्छा, इसके अलावा ER के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी एपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे थैले रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर का एक चीज अभी ध्यान रखना, ये मैं बताऊंगा क्या है, ये वाला जो ना ये इस तरीके से कर्व्ड है, और ये वाला इस तरीके से कर्व्ड है, और बीच वाला थोड़ा सा स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसका काम होता है यहाँ से प्रोटीन्स को रिसीव करना, इसका काम होता है इसको प्रोसेस करना, और इसका काम होता है इनको बाहर छोड़ना।
ठीक है, तो उसमें वो हम लोग से स्ट्रांस वगैरह वो आगे चल के देख लेंगे। सो अभी के लिए दिस इज अवर गोल्जी गोल्जी apparatus या फिर गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी। अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर एक और चीज जो दी हुई है दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। हालांकि ये जो है वो एनिमल सेल्स के अंदर भी दी हुई होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दीज आर बेसिकली साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज होती है प्लांट सेल्स के अंदर? दो प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ एकदम ब्रिड्ज जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे कुछ ब्रिड्ज जैसे होंगे। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साइड पे दो ही होंगे, ठीक है। और इन कनेक्टिंग ब्रिड्ज को, जो दो प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वी कॉल देम एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। हम इन कनेक्टिंग लिंक्स को, इन कनेक्टिंग ब्रिड्ज को जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो दो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ते हैं। ये चीज भी हम लोग को अभी डिटेल में स्टडी करनी है जब हम प्लांट सेल्स को अच्छे से, सेल वॉल को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ बचता है क्या? राइबोसोम्स, अच्छा, इनके अंदर भी हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर बेसिकली, दीज आर आल्सो यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स, लेकिन मसला ये है कि यूकैरियोटिक्स के अंदर 80s राइबोसोम पाया जाएगा। ऐसे राइबोसोम्स जिनको जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की जाएगी, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है बेसिकली हर चीज जो है वो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स सेटल डाउन होती है, लेकिन उस ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ज्यादा कमजोर फोर्स है, ठीक है। इवन दो इट होल्ड्स ऑल अवर यूनिवर्स टुगेदर, बट ये कमजोर सा फोर्स है। तो अगर हमें किसी चीज को जल्दी जल्दी सेटल डाउन करवाना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको रोटेशनल मोशन देते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। वो आप लोग जो है वो रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो ये सेटल डाउन का टाइम है वो कम हो जाता है, और हम लोग क्या देखते हैं कि ये सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। चीजें जो है वो सेटल डाउन हो जाती है। अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्लो होती है, अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्विकली होना शुरू हो जाती है। तो जब हम बहुत तेज सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। जैसे 1,00,000 Gs का फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 1,00,000 गुना ज्यादा फोर्स किसी चीज में अप्लाई कर दिया, या 10,00,000 गुना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं राइबोसोम्स के सब यूनिट्स की, वो अलग अलग जगहों पे सेटल डाउन होते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट यानी कि कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज कहां पे जाके सेटल डाउन हो रही है, तो हम उसी हिसाब से उसको अलग अलग एस यूनिट्स के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो 70s और 80s के बीच में क्या फर्क है? 80s का जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो ज्यादा है, तो उसको सेटल डाउन होने में कम टाइम लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है, या फिर डेंसिटी बड़ा है, या फिर उसकी शेप ऐसी है कि वो जल्दी सेटल डाउन हो रहा है। उसके मुकाबले में जो 70s वाला है वो उतना जल्दी सेटल डाउन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये फर्क होता है राइबोसोम्स के 70s और 80s होने में। सिमिलरली इसकी जो सब यूनिट्स है वो कहां पे सेटल डाउन हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनको जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल हमने इससे पहले पढ़ ली, एंड दिस इज अवर प्लांट सेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो एक एक करके एक एक ऑर्गेनेल को स्टडी करेंगे। पहले हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे, उसके क्या प्रॉपर्टीज है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद ऐसे ही फिर सेल वॉल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सारी चीजें, हर एक चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, चाहे कम चाहे ज्यादा, लेकिन हम लोग जो है वो हर एक चीज को
पढ़ेंगे एज एन इंडिविजुअल टॉपिक। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।